देखो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। और हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, इसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, इसको वापस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो हाइब्रिडाइजेशन में ऐसे ऑर्बिटल जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ऐसे ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करते हैं। ऐसे ऑर्बिटल जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो क्या करते हो, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करते हो, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऐसे ऑर्बिटल जिनमें लोन पेयर पाया जाता है, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे पाए जाते हो, वो भी हमेशा क्या करते हैं, वो भी हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये ऑर्बिटल हो सकता है सिग्मा बॉन्ड बनाए या नहीं बनाए, इससे हमें मतलब नहीं, ये पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब कभी कभी क्या होता है कि जो अपने पास लोन पेयर होता है वो लोन पेयर पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ये कब करेगा मैं समझा दूंगा, लेकिन ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा जब हम रिजोनेंस पढ़ेंगे। रिजोनेंस में बताएंगे कि जो लोन पेयर होता है वो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रिजोनेंस के टाइम पर ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे जब रिजोनेंस पढ़ेंगे तब मैं इस वीडियो की तुम्हें याद दिलाऊंगा कि हाँ वो वीडियो देखना तुम जाके, ठीक है ना, तब तुम्हें पता चलेगा मार्क्स में सही खाया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अपने पास नेक्स्ट आता है, ऐसे कुछ वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं, कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और अपने पास क्या होता है, ये लोन पेयर वाले ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब इनके बेसिस पर कुछ एग्जांपल हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उन एग्जांपल के द्वारा हमें पता चलेगा कि ठीक है भाई लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा तुमने इसका एग्जांपल, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला तो एग्जांपल तुमने पढ़ लिया था परसों में, हम बात कर रहे थे इसी के चक्कर में, ठीक है ना। तो मिटा देंगे। अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, H2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकालेंगे, तो बताओ भाई साहब इन दोनों में सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन इसमें सेंट्रल एटम है, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन में लोन पेयर कितने हैं, कितने हैं, दो लोन पेयर है क्या, और दो इसमें क्या बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितने अपने पास, दो लोन पेयर है, ठीक है ना। ये किस प्रकार, मतलब सिग्मा बॉन्ड भी, मतलब सिग्मा बॉन्ड वाले ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करेंगे, और ये दोनों लोन पेयर वाले भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब कैसे करेंगे समझना है इस चीज को। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ये 1s2 2s2 2p4, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद आउटर मोस्ट सेल में देखो दो लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ये दोनों भी क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो ये एक s ऑर्बिटल है, क्या तीन अपने पास कौन से ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, तो एक s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनेगा अपने पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब समझ में आया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे हुआ, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल हम बात करते हैं BCl4 माइनस की, ठीक है ना। BCl4 माइनस की बात करते हैं, तो मुझे तो BCl4 माइनस में सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन, बोरॉन सेंट्रल एटम है। पता कैसे चला, जो सबसे कम है वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। अरे बातें समझ में तो आ रही है तुम्हें, ऐसा तो नहीं है सब कुछ ऊपर से जा रहा है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p1, yes p no। अब आउटर मोस्ट शेल के अंदर कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे क्या, क्या इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है क्या आउटर मोस्ट शेल में।
अब वैकेंट ऑर्बिटल है तो इनका क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, तो ये क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट पर पहुंच जाएंगे। क्या कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, 3 क्लोरीन के साथ, तीनों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो ठीक है। चौथा ऑर्बिटल कैसा है अपने पास, वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। अब चौथा ऑर्बिटल है वैकेंट। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल देखो, और इसमें क्लोरीन भी चौथा Cl है क्या, मतलब चौथा एटम भी क्लोरीन ही है, Cl ही है, ठीक है। अब क्या है कि क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। क्या ये माइनस चार्ज क्लोरीन पे आएगा कि बोरोन पे आएगा, क्लोरीन पे। क्यों आएगा क्लोरीन पे, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो माइनस चार्ज हमेशा उस एटम पे आता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, मेरे पास समझ में है कि नहीं। अब ये चौथा जो क्लोरीन आएगा ना, उसका भाई साहब ऑक्टेन क्या है, कंप्लीट है। अब ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेन कंप्लीट होता हो और उन पर लोन पेयर भी पाया जाता है, वो होते हैं दाता। क्या होते हैं, दाता। दाता मतलब डोनर एटम। अब भाई साहब इसके सामने एक वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है, ऑक्टेन कंप्लीट, लोन पेयर भी है। तो ये करेगा क्या, इस वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मतलब एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है ये, एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है ये। इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके कैसा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो, ये S, ये S, ये S, तो ये S, ये P, तीनों P मिलकर क्या बना रहे, सिग्मा बॉन्ड बना रहे कि नहीं बना रहे। तो यहाँ पर इस सेंट्रल एटम में एक तो S और तीनों P, ये चारों क्या करेंगे फिर, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन करके क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता कैसे है, वो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऐसे एटम जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो, उन्हीं ऑर्बिटल के अंदर होगा। अब तुम ये मत कर देना कभी सर ये 1s वाला भी तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी तो है, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ले, नहीं। यहाँ पे जैसे ही सेल नंबर ऑफ सेल चेंज हो गए, यहाँ पे फर्स्ट सेल था, ये सेकंड सेल है, जैसे ही नंबर ऑफ सेल चेंज होते हैं तो इनकी एनर्जी के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। मतलब फर्स्ट सेल की एनर्जी बहुत कम होती है, सेकंड सेल की एनर्जी से थोड़ी सी, मतलब इससे बहुत ज्यादा होती है, समझो इससे बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे यहाँ पे सेल का गैप आ गया या फिर एनर्जी गैप आ गया बहुत ज्यादा, तो उस कंडीशन में, एनर्जी गैप आने की कंडीशन में क्या होता है कि ये अंदर वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ पे देखो एस, मतलब एक ही ऑर्बिट, एक ही सेल के, फिर से सुनना, एक ही सेल के जितने भी जो ऑर्बिटल होते हैं, एक ही सेल के अंदर जितने भी जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी एनर्जी या तो सेम होती है या ऑलमोस्ट सेम होती है। उनकी एनर्जी में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अरे चल रहा है ना ये अंधेरा हो गया यार, कोई नहीं, लाइट आ जाएगी, हो जाएगा क्या, फिर इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा अंधेरा होते बता देना, एक तो पॉज कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो तो आगे हम बात करते हैं, इसमें आगे हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन के जो कंसेप्ट होते हैं, इस टाइप पढ़ने के बाद ये इसके जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन के कहाँ पे एप्लीकेशन है वो मैं इसके लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो बहुत सारे टाइप का होता है, उसमें कौन कौन सी टाइप है देखते हैं सब सारे के सारे। तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप में एक तो अपने पास होता है सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद अपने पास आता है dp हाइब्रिडाइजेशन, डेप्थ ऑफ फीचर नहीं है ये डीपी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तीसरे नंबर पे अपने पास आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक चौथे नंबर पे अपने पास आता है dp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक अपने पास आता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसी के बेस पर एक अपने पास आता है dsp
2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद होता है अपने पास sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, एक होता है अपने पास dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है अपने पास sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद अपने पास होता है d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और लास्ट में अपने पास होता है sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन, और एक होता है अपने पास d3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इतने सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, कोई दिक्कत? ये हाइब्रिडाइजेशन और ये हाइब्रिडाइजेशन मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे लाइट आ रही है क्या? नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद में इसको स्टार्ट कर लेगा। दिख रहा है? चलो इसी से काम निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा कि इतने सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। इन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन जैसे डीपी हो गया, डीपी2 हो गया, डीएसपी2 हो गया, डीएसपी3 हो गया, या D2sp3 हो गया, D3sp3 हो गया, इन सभी हाइब्रिडाइजेशन को जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे उसके अंदर इनको डील करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? इनको पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इसी के बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर दूं, 12th का चैप्टर है। ठीक है, अपने को ये तो है नहीं कि पहला 11th का कराओ फिर 12th का कराओ, अपन तो अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो अगर हो सके तो मैं इसी के साथ इसके बाद क्या कर दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे पहले अपना 11th का पोर्शन कंप्लीट हो जाए, हम इसी के भरोसे चलेंगे। लेकिन क्या भरोसा, मास्टर साहब कोई भी चलते स्टार्ट कर दे। चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला टाइप आता है अपने पास sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रल एटम का एक तो s ऑर्बिटल, एक सेंट्रल एटम का कौन सा ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल, दोनों क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो s ऑर्बिटल, दूसरा अपने पास कौन सा होता है, p ऑर्बिटल होता है, दोनों क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और बनाते हैं क्या, अपने पास दो ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो कैसे होता है, एक तो s ऑर्बिटल होता है, एक अपने पास कौन सा होता है, p ऑर्बिटल होता है। ध्यान रखना केवल एक ही ऑर्बिटल p काम में, एक ही p ऑर्बिटल काम में आए, उसमें उस हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा pz ऑर्बिटल ही काम में आएगा। तो यहाँ से एक तो s ऑर्बिटल है, एक pz ऑर्बिटल है, दोनों आपस में जुड़ेंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद दो इक्वल एनर्जी वाले दो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे इस तरीके से। एक तो ये रहा ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल रहा। देखो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, नए ऑर्बिटल कितने बने, इन दोनों ऑर्बिटल में एक तो बड़ी लॉब्स है, एक छोटी लॉब है, एक बड़ी लॉब है, एक छोटी लॉब है। बड़ी लॉब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी, छोटी लॉब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। समझ में आई मेरे पास? अब होता क्या है कि यहाँ पर ये अपने पास जो ऑर्बिटल बना है इसका नाम क्या होगा, sp ऑर्बिटल, इसका भी नाम क्या होगा, sp ऑर्बिटल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या होगा, ये जो sp ऑर्बिटल होंगे ये सेंट्रल एटम पे इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे कि इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, जिसकी वजह से इनमें क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो। जैसे कोई भी सेंट्रल एटम अपने पास m एक अपना सेंट्रल एटम हो गया, इस सेंट्रल एटम पर क्या होगा, ये दोनों इस प्रकार से अरेंज होंगे कि इनके बीच में क्या हो, मैक्सिमम बॉन्ड हो, बॉन्ड एंगल हो, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो इनके बीच में, और जो रिपल्सन है वो क्या हो इनके बीच में, मिनिमम हो। तो ये कितने डिग्री पर चले जाते हैं, 180 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहती है। बताओ इसके अलावा और किसी एंगल पर मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो 180 डिग्री पर अरेंज हो जाते हैं इस प्रकार से, उनके बीच में क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस रहती है, और इनकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, उससे मैक्सिमम रहती है, क्योंकि रिपल्सन क्या रहता है, मिनिमम रहता है। इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे और इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बीच का रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आया sp हाइब्रिडाइजेशन? तो sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, ये जो ऑर्बिटल ज्योमेट्री होती है, ऑर्बिटल जो अरेंज होते हैं वो लीनियर शेप में अरेंज होते हैं। कौन सी शेप में अरेंज होते हैं, लीनियर शेप में अरेंज होते हैं, और इनके अंदर 180 डिग्री का एंगल पाया जाता है। कोई दिक्कत? तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमें बोलते हैं कि कितने डिग्री का एंगल है, तो आप क्या बोलोगे इसमें कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। समझ में आई बात? इसके बाद अपने पास आता है इसमें एक डीपी हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो ये एडवांस लेवल की बात है यार, डीपी हाइब्रिडाइजेशन भी होता है।
ठीक है ना। कैसा हाइब्रिडाइजेशन? डीपी हाइब्रिडाइजेशन। और डीपी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी शेप कैसी होती है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स की? ये मेटल सेंट्रल एटम हो गया, सॉरी सेंट्रल एटम हो गया। डीपी हाइब्रिडाइजेशन में भी सेंट्रल एटम पर कितने डिग्री पे अरेंज रहते हैं ऑर्बिटल्स? 180 डिग्री पर। इसमें एक तो डी ऑर्बिटल होता है, एक इसमें कैसा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। दोनों आपस में हाइब्रिडाइज करके क्या बनाएंगे? डीपी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, बनाएंगे और दो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। उन ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? डीपी ऑर्बिटल। डीपी ऑर्बिटल ये दोनों कितने डिग्री के एंगल पर अरेंज रहेंगे? 180 डिग्री के एंगल पर अरेंज रहेंगे। कोई दिक्कत? ये शेप कैसी है? लीनियर है क्या? लीनियर शेप है। कैसी शेप है? लीनियर शेप। मतलब ऑर्बिटल एक लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज है। समझ में आ गई? इसे लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। ध्यान देना, डी के पास डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? अरे ऑर्बिटल कितने होते हैं? डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 10 तो इलेक्ट्रॉन भरे जाता है उसके अंदर। नालायक, हे राम। 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे मत किया अगर कोरोना चल रहा है कभी आ जाएगा कोरोना, पूछ लेगा डी में कितने ऑर्बिटल है। आजकल कोरोना केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछते होता है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री क्वेश्चन याद रखा। तो मैं क्या बोल रहा था, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात या नहीं? आगे देखो, जब लीनियर शेप हो, कैसी शेप हो? लीनियर शेप होती है, ठीक है ना। जब लीनियर शेप होती है तो अपने पास जो डी ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल काम में आएगा। कौन सा ऑर्बिटल काम में आएगा? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल काम में आएगा। क्या हुआ? चल रहा है क्या? चल रहा है ऐसा ड्रामा। तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल काम में आएगा? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल काम में आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें डीपी हाइब्रिडाइजेशन में, तो डीपी हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल काम में आएगा अपने पास? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल काम में आएगा। और ये बताओ यहाँ पर P के अंदर कौन सा ऑर्बिटल काम में आएगा? P सबसेल का कौन सा ऑर्बिटल काम में आएगा यहाँ पे? अगर अकेला P है तो कौन सा काम में आएगा? PZ काम में आएगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आएगी? चलो, ये मेरे हिसाब से डीपी हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट हुआ। फिर अपने पास थर्ड नंबर पे आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक तो s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल क्या होते हैं अपने पास? px py, दो p ऑर्बिटल होते हैं जो आपस में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे और मिक्स होने के बाद इक्वल शेप वाले, इक्वल एनर्जी वाले कितने ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे? 3 ऑर्बिटल। अब मुझे तो ये तीनों ऑर्बिटल कितने डिग्री पर अरेंज हो कि इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्स, मैक्सिमम बॉन्ड है, सबके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो। 90 डिग्री में होंगे या 90 से भी ज्यादा हो सकते हैं। देखो 90 डिग्री का मतलब एक तो इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, ठीक है। अब 120 का होगा, 120 का हो सकता है ना? देखो हो सकता है ना, 120 में मैक्सिमम बॉन्ड डिस्टेंस है जो इसमें। तो ये क्या होते हैं? 120 डिग्री के एंगल पर आपस में क्या होता है? तीनों अरेंज हो जाते हैं। और 120 डिग्री तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री के ऊपर अरेंज होने के बाद कुछ ऐसी ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाते हैं जिसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री का है। बॉन्ड एंगल कितना आता है इसमें? 120 डिग्री। कितने एंगल होते हैं 120 डिग्री के? इसमें 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल होते हैं जनरली। समझ में आ रही मेरी बात? चलो ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे अपने पास कौन सा आता है? फोर्थ नंबर पे dp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम होता है लेकिन इसमें क्या होता है? एक तो d ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल होते हैं। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तुम बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक तो s ऑर्बिटल और तीन कौन से होंगे? p ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन सा? px, py और pz। ऐसे तीन ऑर्बिटल काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? और चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, एकदम गोल-मटोल हो जाएगी इनमें। और फिर क्या करेंगे? चार नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। चार नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया, चारों नए ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? sp3 ऑर्बिटल। और इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये चारों और जो ऑर्बिटल होते हैं वो जनरली किस शेप में अरेंज रहते हैं? टेट्राहेड्रल शेप के अंदर अरेंज रहते हैं। देखो दो तीन तो इलेक्ट्रॉन, तीन बॉन्ड तो ये रहे, तीन ऑर्बिटल तो ये रहे और चौथा इनके ऊपर इस प्रकार से। समझ में आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत है? आ रही बात समझ में?
तो इस प्रकार से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या रहता है, ये अरेंज रहते हैं, कोई दिक्कत। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। आपने ये